तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारी, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो देखो, कुछ बच्चों के अभी मैसेज आए मेरे पास में व्हाट्सएप पर। जो हमसे पढ़े हुए थे बच्चे, उनके मैसेज आए कि सर थोड़ा सा टाइम चेंज कर दो। टाइम जो है वो 9:30 से कम कर दो, मतलब थोड़ा सा घटा दो, क्योंकि रात हो जाती है और हम अन्य कार्यों में बिजी रहते हैं, इस कारण से देख नहीं पाते हैं। बच्चों ने ये कहा। तो ये भी उनके द्वारा ये कहा गया कि बच्चों ने कि भाई हम देख नहीं पाते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है सर, छूट जाती हैं क्लासें। तो हमने पूछा भी, हमने कहा क्या भाई काम आ जाते हैं आपको, 9:30 बजे ही काम आ जाते हैं सारे। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर एक तो मैं खाना खाने जाता हूँ मैस में, दो बच्चों ने कहा। एक बच्चे ने कहा कि उसी समय सर हम घूमने जाते हैं, सब्जी वब्जी लेकर आते हैं कमरे पर, तो वो 8 बजे निकलते हैं तो 9 साढ़े 9 बज जाता है, 10 बज जाता है कभी कभी, तो छूट जाती है क्लास। और एक बच्चे ने कहा क्या कि सर जो है हम टहलने जाते हैं, मतलब कई तरह के एक्सक्यूजेज आए इसको लेकर। तो मैं देखो एक बात बता दूं दोस्त, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, आप 9:30 बजे अगर क्लास में लाइव नहीं आ पाते हो तो उसके बाद भी ये रिकॉर्ड रहती है। आप दूसरे दिन देख लो, तीसरे दिन देख लो और चौथे दिन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को लाने का पर्पज अभी तक नहीं समझ पाए आप लोग। कितनी बार मैंने यहां पर आकर बोला, 30 क्लास हो गई हैं, पता है आपको। 30 क्लास, 30 दिन हो गए लगातार में ये बोलते हुए। एक दो क्लास नहीं हुई है जिसमें मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि मैं ये क्लास इसलिए सजाया हूं कि एक शब्द आपके सामने अगर आ जाए तात्कालिक रूप से, तो उस शब्द के क्वेश्चंस आप कर पाते हो या नहीं। मेन पर्पज ये, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें फंस जाते हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अचानक से एक शब्द आ जाए उस टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का, आपने खूब तैयारी की हो, लाखों तैयारी की हो, लेकिन अचानक से एक शब्द आ जाता है और हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यार इसमें क्या होगा, ये तो हमको पता ही नहीं, हम भूल गए हैं, ये हमको पढ़ाया नहीं गया, ये हमको याद नहीं आ रहा है। तमाम तरह की चीजें होती ना। तो इसका मेन पर्पस भी यही है कि आपकी यही भूलों को सुधार करना। पढ़ाना तो है नहीं, इस पढ़ाने का मतलब है शुरू से एंड तक तो लेके नहीं चल रहा हूं मैं, तो अचानक से एक शब्द लाता हूं, फेंकता हूं आपके ऊपर कि बताओ इसके क्वेश्चन, बताओ इसका, और फिर उसके कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इसके माध्यम से मैं 365 दिन में आपके 365 कॉन्सेप्ट तैयार कर लूंगा। कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा फिर, क्योंकि अचानक से स्ट्राइक करेगा वो शब्द, तो ऑटोमेटिकली काम तो करेगा ही, आप ये मान लीजिए। इस क्लास का मेन पर्पज ये है, और ये क्लास प्लेलिस्ट में है भाई। अगर आप एक बार नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन देख लेना, तीसरे दिन देख लेना, चौथे दिन देख लेना। हाँ, लेकिन निग्लेक्ट करोगे तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे वहां पर, क्योंकि आपने देखा होगा मैं इसमें एमसीक्यू भी देता हूं। निग्लेक्ट करोगे तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, इसलिए निग्लेक्ट नहीं करना है। बड़े आराम से आपको देख लेना है, कभी भी समय मिले, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हम थोड़ी ना दबाव डाल रहे हैं। देखो, ये क्लास हमने 9:30 बजे भी इसलिए भी रखी है क्योंकि हम भी फ्री हो जाते हैं। हमारे लिए भी तो फ्री होना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि मैं फंस जाता था, 8 बजे रख लूं, अब मैं फंस जाऊं पता चला मुखर्जी नगर से आने में ही, तो फिर वो क्लास हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए क्या है कि मैं ये क्लास जो आपको प्रोवाइड कराता हूं, उसका मेन पर्पस यही है कि आप ये क्लास जब करें, ठीक, तो क्लास जब करें तो उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। अब ये प्रीमियम पर क्यों प्रोवाइड कराई जाती है, आप सोच रहे होंगे वीडियो के रूप में क्यों प्रोवाइड कराई जाती है, लाइव क्यों आकर नहीं लेते हैं सर। देखो, लाइव में छूट जाएगी, क्योंकि हमने वो किया था जब यूपी पीसीएस का जो है, तो 1-2 दिन का गैप हो जाता था, मैं भागा भागा वहां से आता था मुखर्जी नगर से, और कभी पहुंच पाता था, कभी नहीं पहुंच पाता था, तो छूट जाती थी।
अब अगर मैं 9 बजे आ गया तो मैंने आधे घंटे में रिकॉर्ड कर ली और चीज़ें कर दिया, और इसमें क्या है कि चीज़ें बन जाती हैं और मैनेज होकर चलती रहती है, मैनेज होकर चलती रहती है। और ये मैंने जो इस बात की प्रेरणा ली है ना, जिस खान सर की है, खान सर भी ऐसे ही डालते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके वो दे देते हैं बच्चों को, अगर बच्चे देखें तो देख लें। इसी थीम पर मैंने भी रिप्रेजेंट कर दिया कि भैया लाइव की क्या ज़रूरत है, हम रिकॉर्ड करके वीडियो दिखाते हैं और दिखाने के बाद चीज़ें कर देते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी देखिए अपनी वीडियो, इसको टाइम को मैं चेंज कर दूंगा, पता चलेगा कुछ बच्चे और कह रहे हैं कि नहीं अब 8 बजे ठीक नहीं है सर। सुटेबल हर किसी के लिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जब भी आपको देखना है तब आप देखिए, और देखिए जरूर, मैं बस इतना कहूंगा, क्योंकि ये रामबाण है। इकोनॉमिक्स को मजबूत करना है तो इस रामबाण पर काम करना होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? इनकम मेथड, आय विधि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आय विधि किससे जुड़ा हुआ टॉपिक है? ये आय विधि जो टॉपिक है दोस्त, ये जुड़ा है नेशनल इनकम से। किससे जुड़ा है? नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब आप कहोगे ये तो सर हमको पता ही है, आय विधि हमको पता है, आय विधि, व्यय विधि और सब विधि पता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ शब्द है और ये हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे इस टॉपिक पर। देख लेते हैं, जज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और आया हुआ क्वेश्चन है तो देखो बताओ। अच्छा, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ब्याज आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? फटाफट यहां पर बताइए, फटाफट बताइए कि ब्याज आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है। पहला है उत्पादन इकाई को ऋण देने पर प्राप्त ब्याज, दूसरा है उद्यमियों द्वारा प्रदान किए गए धन पर ब्याज, तीसरा है उपभोग उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण पर दिया गया ब्याज, एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया गया ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू ए प्रोडक्शन यूनिट, इंटरेस्ट ऑन फंड प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन ऑफ द कंजम्पशन पर्पज, और इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं हट जाता हूं जिससे आपको ये पता लग जाए कि भैया क्या आंसर है। ठीक है, while calculating national income by the income method, which of the following is not included in interest income? इनकम मेथड में जो है ब्याज आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? आ गया ना, गड़बड़ा गया ना मामला। अब आप कहोगे ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया? पूछा गया है यूपी में, उत्तराखंड में, ईसीएस में, जाकर देखिए, देखिए जाकर। अब क्या है कि भाई इसको तो हमको देखना पड़ेगा और चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन है क्या है, इनकम मेथड होती क्या है? देखो, नेशनल इनकम का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन की कई विधियां हैं। ठीक है, एक है उत्पादन विधि, दूसरा है इनकम विधि, तीसरा है व्यय विधि। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि जो आय विधि है अर्थात इनकम मेथड है, उस विधि के संदर्भ में यहां पर जानकारी दी गई है। हम ना उत्पादन विधि को ले रहे हैं, ठीक है, अर्थात मूल्यवर्धन विधि, उसको भी नहीं ले रहे हैं, ना व्यय विधि को ले रहे हैं। हम केवल और केवल किस मेथड को ले रहे हैं? इनकम मेथड को ले रहे हैं। अब ये इनकम मेथड होती क्या है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इनकम मेथड होता क्या है। ठीक है, वास्तव में इसे जो मेथड है इसे कारक भुगतान विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कारक भुगतान विधि, कारक भुगतान विधि भी कहते हैं इसको, इसको भी याद रखना। अब ये कारक भुगतान विधि का तात्पर्य क्या है? ठीक है, कारक भुगतान विधि, फैक्टर पेमेंट मेथड, ये भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अब ये होता क्या है? इस विधि के माध्यम से एक वर्ष में
जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई हैं, और जब वस्तुएं और सेवाएं बनाई हैं तो उत्पादक के कारकों को उनकी सेवाओं के बदले में जो पेमेंट दिया गया है उसी को कारक विधि के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं? कारक विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो सर क्या एक साल में जितनी मैंने क्या बनाई हैं, वस्तुएं और सेवाएं बनाई हैं एक वर्ष में, अब एक वर्ष में जितनी भी एक तरह से वस्तुएं बनाई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं जितने भी एक तरह से 1 ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी बनाए हैं, उनका एक तरह से जो पेमेंट है फैक्टर इनकम के रूप में, फैक्टर इनकम के रूप में, ठीक है, उसी के रूप में जब मेजरमेंट किया जाता है तो उसको हम कारक आय कहते हैं। अब क्या क्या कारक लगते हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए? किसी वस्तु को बनाने के लिए क्या क्या कारक लगते हैं? तो अब किसी वस्तु को बनाने के लिए यहां पर जो कारक लगते हैं अर्थात फैक्टर लगते हैं, ठीक, अर्थात साधन लगते हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए। तो साधन लगता है सबसे पहले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, पूंजी और इंटरप्रेन्योर। यही साधन लगते हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए। किसी वस्तु को बनाने के लिए यही साधन लगते हैं और इनकी सेवाओं के बदले में हमको एक तरह से पेमेंट करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, जिसको हम लोग लागत बोलते हैं। इसके बदले में मुझे पेमेंट करना पड़ता है। अब पेमेंट कौन सा करना पड़ता है? ठीक है, लैंड पर मुझे क्या देना होगा? बोले रेंट देना होगा सर। लेबर पर क्या देना होगा? बेसिस देना होगा। कैपिटल पर हमको क्या देना होगा? वो इंटरेस्ट देना होगा। और इंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए या उद्यमी को प्रॉफिट चाहिए। अर्थात एक वर्ष के अंदर जितने भी कारक हैं, जितने भी एक तरह से कारकें हैं, उन कारक के स्वामियों को दिया गया प्रतिफल, जितने भी कारक हैं उन कारकों के स्वामियों को दिया गया प्रतिफल ही कारक आय के रूप में जाना जाता है। और कारक आय के रूप में एक तरह से जाना जाता है उन सब का जोड़ कर लिया जाता है। जब जीडीपी की बात आती है तो निवासी भी उसमें शामिल हो जाते हैं और गैर निवासी भी शामिल हो जाते हैं जीडीपी के माध्यम से। तो और जीडीपी के माध्यम से निवासी भी शामिल हो जाते हैं और गैर निवासी, दोनों को यहां पर शामिल करते हुए हम कारक आय की विधि को रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करके चीजों को लेकर चलते हैं, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? डोमेस्टिक इनकम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है, जितने भी कारक हैं उनके द्वारा जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनके बदले में मिलने वाला प्रतिफल को हम जोड़ देते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड से हम क्या करते हैं? उसको जोड़ते हैं। अर्थात इन सब का जोड़ जो है ये कारक इनकम के रूप में रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है और यहीं से क्वेश्चन बनाया गया है। यहीं से क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक, अब जब यहीं से क्वेश्चन बनाया गया है तो जाहिर सी बात है क्या कि इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। अर्थात कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जब कार्य करता है तो श्रम के बदले में उसे, अर्थात कार्य के बदले में उसे कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलेगा ही, कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, तो उस सब को यहां पर कारक आय के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है, अगर किसी कार्य के बदले में अगर कोई सेवा प्रदान नहीं की गई है, कारक आय का शर्त है कंडीशन। कंडीशन क्या है? अगर किसी कार्य के बदले में अगर सेवा नहीं दी गई है और फिर भी प्रतिफल मिला है, अर्थात फिर भी यहां पर प्रतिफल मिला है, सर्विसेज नहीं देने के बावजूद भी पेमेंट मिला है, तो उसको शामिल नहीं करेंगे।
इसमें सर्विसेज भी जरूरी है और उसका पेमेंट भी जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कारक आय में क्या है, कारक आय में अर्थात फैक्टर अगर देखा जाए तो इनकम में सबसे बड़ी बात शामिल है किसको, फैक्टर इनकम में शामिल होता है कारक आय में क्या, सेवा भी शामिल होगी कारक आय में और उसका प्रतिफल भी शामिल होगा। दोनों चीजों को शामिल किया जाएगा, केवल एक को शामिल नहीं किया जाएगा। सर एग्जाम्पल से बताओ, जैसे पेंशन है, एक वृद्धावस्था पेंशन, तो वृद्धावस्था पेंशन जो है वो वास्तव में क्या है, किसी सर्विसेज के बदले तो दिया नहीं गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो तो ऐसे ही दे दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को क्या है कि जब पेंशन देने की बात आती है तो वो तो ऐसे ही दे दी गई, और जब ऐसे ही दे दी गई तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि उस कंडीशंस में हमारी जो कारक इनकम है उसे कारक इनकम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जैसे इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम दैट हैज नॉट बी अर्न और द रिटर्न फॉर विच नो सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड, मतलब ऐसी वो सारी आय कारक इनकम नहीं होंगी जो किसी सर्विसेज के माध्यम से नहीं एक तरह से मिली हो। अगर सेवा ही नहीं दी है तो नहीं होगा, ठीक है। सरकार के द्वारा कोई सहायता प्राप्त है, ऐसे पेमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, हस्तांतरित भुगतान। याद रखना इस परिभाषा को, ऐसे पेमेंट को हम लोग ऐसे एक तरह से जो प्राप्तियां होती हैं उनको हस्तांतरण प्राप्तियां या हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है या ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। याद रखना, जो बिना एक तरह से सर्विसेज को दिया जाता है ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है, ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट यहां पर आपको याद रखना है कि इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, किसी सर्विसेज के बदले ना दिया जाए जो, ठीक है। सर्विसेज नहीं दी गई, पेमेंट दिया गया, तो वो पेमेंट क्या कहलाएगा, ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा। यहां पर उसको आपको दिमाग में लेकर चलना है, ठीक है। ऐसी यह सरकार द्वारा दी गई सहायता है जिसके बदले में सरकार को कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी प्राप्तियों भुगतानों को हस्तांतरण प्राप्तियां या हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। इनको राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है। कॉन्सेप्ट में याद रखना है, कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखकर चलना पड़ेगा। अब सोच रहे होंगे कि ये कारक आय को कैसे बांटा गया है, कारक आय को कैसे बांटा गया है, ठीक है। तो कारक आय को बांटने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, अर्थात फैक्टर इनकम को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है यहां पर, ठीक है। विस्तृत रूप से हम समझा रहे हैं यहां फैक्टर इनकम को, और फैक्टर इनकम को इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है। ये एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने इस मेथड को नहीं समझा। सबसे पहले है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, अर्थात कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किसका पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। पहला हमारा ये आता है। ये सब के सब कारक आय हैं, ये सब के सब कारक आय होंगी जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, अर्थात परिचालन अधिशेष, परिचालन अधिशेष। दूसरा, तीसरा आपको याद रखना है क्या, मिक्स्ड इनकम, अर्थात मिश्रित आय होती है। ये याद रखना, कारक आय को अगर डिवाइड करेंगे तो एक पारिश्रमिक, कर्मचारियों के पारिश्रमिक के रूप में, एक परिचालन अधिशेष के रूप में और मिश्रित आय के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक एक करके देख लेते हैं, जैसे हम बेजेस और सैलरी के रूप में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। कर्मचारियों को दिया गया भुगतान, मजदूरी,
उनके खाते में आ रही हो, चाहे नगद में दी जा रही हो, किसी भी तरीके से दिया जा रहा है, उनकी सेवा का प्रतिफल है। और लेखा वर्ष के दौरान जो भी यहाँ पर, ठीक है, यह वेतन के रूप में उन्हें मिलता है, सैलरी के रूप में मिलता है, मजदूरी के रूप में मिलता है, वो समस्त कारक आय कहलाती है, वो समस्त कारक आय कहलाती है यहां पर। ठीक, दूसरा, ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक और भी चीजें होती हैं, पेमेंट इन काइंड, जैसे कर्मचारियों को आवास दिया गया। अब यह आवास हो सकता है मुफ्त आवास दे रहे हो, लेकिन वो सैलरी का एक पार्ट है, सैलरी का एक पार्ट है। तो नियोक्ताओं के द्वारा, एक तरह से नियोजकों के द्वारा कर्मचारियों को दिए गए लाभ को हम एक फैक्टर इनकम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात आवास वगैरह को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी यहां पर शामिल करते हैं कारक आय के अंदर। सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है एम्प्लॉयर्स के द्वारा एम्प्लॉई को कुछ भी दिया जाता है, जैसे पीएफ, प्रोविडेंट फंड, क्या पीएफ, प्रोविडेंट फंड जो पैसा है उसको भी यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और कर्मचारियों को ये दिए जाते हैं पैसे, और कर्मचारियों को ये दिए जाते हैं, और कर्मचारियों के लिए एक तरह से भुगतानों से जो नियोक्ता द्वारा किए जाते हैं वो सब के सब क्या है, फैक्टर इनकम के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और सेवानिवृत्ति पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन अलग है, वृद्धावस्था पेंशन अलग है, सेवानिवृत्ति पेंशन भी कारक आय है। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन से नहीं है पेंशन का तात्पर्य, यहां सेवानिवृत्ति पेंशन है जो नियोक्ता और कर्मचारियों के सेवा अनुबंध के रूप में दिया जाता है, और जो कर्मचारी की सैलरी का ही एक पार्ट था, कर्मचारी की सैलरी का ही पार्ट था जो उसको शेष कर लिया गया, और बाद में दिया जा रहा है, तो बाद में दिया जा रहा है तो उसका इनकम जुड़ेगा। ठीक है, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का एक भाग था, और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का एक भाग था जिसको यहां पर शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि कारक आय के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। प्रचालन सरप्लस क्या होता है, ठीक है, वास्तव में क्या है, जो उद्यमी है, ठीक है, या संपत्ति कोई है, तो उसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो गई, लाभ हो गई। उद्यमी है तो अब जाहिर सी बात है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के रूप में कुछ ना कुछ उससे मिलेगा अगर, ठीक है, तो वो जो है वो सब की सब कारक आय है, जैसे डिविडेंड, ठीक है, जैसे शेयर होल्डर्स में कुछ पैसा अगर बांटा जाता है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के रूप में उसे काउंट करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लाभ का वह भाग जो भागीदारों में बांटा जाता है, लाभ का वह भाग जो कि भागीदारों में बांटा जाता है, ठीक है, लाभ का वह भाग जो भागीदारों में बांटा जाता है, डिविडेंड के रूप में जाना जाता है, कारक आय के रूप में। दूसरा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का मतलब है निगम के लाभ का वह भाग, ठीक है, जिसे लाभ कर के रूप में सरकार को दिया जाता है। लाभ कर के रूप में क्या है भाई, सरकार को दिया जा रहा है निगम का, निगम प्रॉफिट टैक्स, तो अब सरकार को दिया जा रहा है, वो भी कारक आय के पार्ट के रूप में रिप्रेजेंट होता है, याद रखेंगे, वो भी यहां बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। और कंपनी कुछ पैसे को अनडिस्ट्रीब्यूटेड लाभ के रूप में अगर देखा जाए, अवितरित, अर्थात कंपनी संपूर्ण पैसे को जब ना बांटे, कुछ पैसा अपने पास भी रख ले संकट के समय किसी के लिए, कंपनी क्या करती है कि कुछ पैसे को अपने पास सेव करके रख लेती है। जैसे आप लोग हो, ठीक है, गरीबों को बांटना है तो कुछ पैसे अपने लिए रख लोगे, उसी तरह से कंपनी भी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को पूरा पैसा ना बांट के कुछ पैसा अपने पास में रख ले कि भैया मुसीबत के समय ये पैसा काम आएगा। वो भी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में जाना जाता है, अवितरित लाभ के रूप में जाना जाता है। वो भी क्या है कि कारक आय के रूप में शामिल होता है। मिक्स्ड इनकम, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है मिक्स्ड इनकम, अर्थात मिश्रित आय। वो कौन सी शामिल होती है? मिश्रित आय वास्तव में क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉई व्यक्तियों की आय को कहा जाता है, सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्तियों की, ठीक है।
किसकी? सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्तियों की आय को कहते हैं। ये व्यक्तियों की आय को कहते हैं कि आय को कहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि जैसे भूमि है, श्रम है, जो भी यहां पर ठीक है प्रयोग करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करते हैं, तो उसके बदले में भी ये क्या करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय जो पैसा दिया, उन्होंने मजदूरी दी, लगान दिया, सब कुछ एक तरह से उनके द्वारा जब दिया जाता है तो उसे मिश्रित आय कहेंगे। उनके द्वारा एक तरह से जब दिया जाता है तो वो मिश्रित आय के रूप में रिप्रेजेंट हो। जैसे लगान है, मजदूरी है, ठीक है, रेंट है, बेजेज है आपके, वो सब चीजें क्या है? मिश्रित लाभ है, वो मिश्रित होता है, इसीलिए उसे मिश्रित इनकम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। पारिवारिक उद्यमों के द्वारा एक तरह से चलाए जाने वाले उद्यमों में केवल एक तरह से सेल्फ ओन्ड फैक्टर का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। उसको भी हम लोग क्या है कि शामिल करते हैं किसमें? फैक्टर इनकम में। तो ये बात आपको दिमाग में लेकर चलनी है, इन सब चीजों को हम लोग फैक्टर इनकम में लेकर चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम के रूप में अगर देखा जाए तो क्या क्या हमने कहा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के रूप में है। ठीक है। तो क्या क्या है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के? फैक्टर डिटेल फैक्टर इनकम इज क्लासिफाइड इन फॉलोइंग मैनर्स। कौन कौन सी है? कैश बेसिस एंड सैलरी इन कैशेस, कैश, पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब हो गया क्या? वही रेंट फ्री हाउसिंग जो दिए जाते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल, ठीक है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये सब चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। इसके अलावा यहां पर क्या है? वही है, हिंदी में लिखा हुआ है, पारिश्रमिक कर्मचारियों का किस्म के भुगतान। ठीक है। सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह में, सेवानिवृत्ति पेंशन, ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑपरेटिंग सरप्लस के रूप में आपको याद रखना है क्या क्या है इसमें। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हो गया रेंट, इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स। रेंट, इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स, ये चीजें शामिल होती हैं। और आपको मैं बता दूं यहां पर क्या कि जैसे हम यहां पर बात करेंगे किसकी? डिविडेंड की, अर्थात प्रॉफिट की। ठीक है। प्रॉफिट की बात करेंगे, अर्थात यहां पर डिविडेंड की बात करेंगे, यहां डिविडेंड की बात करेंगे, अर्थात लाभ को। तो लाभ को 3 पार्ट में बांटा गया है, रेंट, इंटरेस्ट एंड बेनिफिट। रेंट, इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ये ऑपरेटिंग सरप्लस है, और ऑपरेटिंग सरप्लस है रेंट, इंटरेस्ट एंड बेनिफिट। इनको अगर हम देखेंगे यहां पर तो डिविडेंड लाभ क्या है? डिविडेंड के रूप में है, कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स के रूप में है, और अनडिस्ट्रीब्यूशन डेटेड प्रॉफिट के रूप में यहां रिप्रेजेंट होता है। अर्थात परिचालन अधिशेष में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है। क्या क्या? लगान को शामिल किया जाता है, ब्याज को शामिल किया जाता है, और लाभ को शामिल किया जाता है। लाभांश, लाभ को 3 भागों में बांटा गया है। लाभांश के रूप में, निगम कर के रूप में बांटा गया है, और अवितरित लाभ के रूप में बांटा गया है। लाभ को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पूछेगा। मिक्स्ड इनकम को हमने कहा, मिक्स्ड इनकम, ठीक है, जो इंडिविजुअल के द्वारा जो इनकम रिप्रेजेंट की जाती है, जो स्वरोजगार के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है, वही मिक्स्ड इनकम है, और उन सब की यहां पर चीजें रिप्रेजेंट होकर चलती हैं। ठीक है। जैसे मिक्स्ड आय, स्वनियोजित व्यक्तियों की आय को कहते हैं। ये व्यक्ति अपने श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमशीलता का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यह आय मजदूरी, लगान तथा मिश्रित होती है। इनकी एक तरह से यह आय क्या? मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ का मिश्रित होती, तभी इसे मिश्रित आय कहते हैं। ठीक है। लगान, ब्याज, लाभ तथा मजदूरों की अलग से अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, क्योंकि उत्पादन के कारकों को बाजार के भाड़े या खरीदा नहीं जाता है। पारिवारिक उद्यमों या परिवार द्वारा चलाए जाने वाले उद्यमों में केवल स्व कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो वास्तव में क्या अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि पूरे एक व्यक्ति की इनकम को देख लिया जाता है, क्योंकि हम बाजार से भाड़े पर लेते हैं, तो उन सब जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो चीजें इसमें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। ठीक है। अब मैंने यहां पर कहा कि क्या कि इसमें ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है? ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसफर इनकम क्या होती है।
ठीक है। ट्रांसफर इनकम में क्या क्या है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन जो किसी सेवा के बदले में नहीं मिला, ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन ट्रांसफरेबल इनकम, ठीक है। इसी में देख लेते हैं वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस अर्थात बेरोजगारी भत्ता, यह भी शामिल नहीं होता। स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो भी क्या है, ऐसे ही, ठीक है। पॉकेट एक्सपेंस अर्थात जेब खर्च के लिए दिया गया, उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, याद रखना, क्योंकि ट्रांसफरेबल आय के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। क्या है, ट्रांसफरेबल इनकम का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, इस बात को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रांसफरेबल इनकम में। परंतु यह ध्यान रखना होगा कि सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की मिलने वाली पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही एक भाग था, इसीलिए इसको शामिल किया जाता है, इसलिए उसको शामिल करते हैं। गैर कानूनी जो कार्य हैं जैसे चोरी, जुआ आदि से राष्ट्रीय आय को शामिल नहीं कर सकते राष्ट्रीय आय में, और राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते हैं, यह भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम को नहीं शामिल करते हैं राष्ट्रीय आय में, चोरी जुआ राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं इनको, ठीक है। काले धन इन सबको शामिल नहीं करते हैं। रिसीव फ्रॉम द इलीगल फंक्शन सच एज चोरी एंड गैम्बलिंग, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये भी आपको याद रखना है, ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किसी भी अगर देखा जाए, ठीक है, आय को सृजित करते हुए नहीं दिखा। आप कहेंगे सर ये तो आय को सृजित है, सरकार को इनकम नहीं जनरेट हो रही होती इससे। काले धन के रूप में सृजित आय को सामान्यतः इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं है इसका। जब अनुमान ही नहीं है तो फिर कैसे, भाई हमको पता ही नहीं है कि भैया गैमलिन से कितना कमाया कितना नहीं कमाया, पता है नहीं पता है, तो जब पता ही नहीं तो फिर हम कैसे इसका अनुमान शामिल कर लें या कैसे इसको शामिल कर लें। तो इस बात को याद रखना, राष्ट्रीय आय में इसको शामिल नहीं करते हैं। दूसरा, पुरानी वस्तुओं को बिक्री करते हैं या खरीद किए जाते हैं तो उन पर कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, याद रखना। पुरानी वस्तुओं की बिक्री तथा खरीद पर दिए जाने वाले कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह एक तरह से कारक सेवाओं का प्रतिफल होता है, लेकिन पुरानी कारों को शामिल नहीं करते हैं। कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो यहां पर याद रखना, कमीशन और ब्रोकरेज गिवन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड आइटम इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है, बिकॉज दिस इज कॉज इज अवार्ड ऑफ सर्विसेज। ये पूरा ठीक से नहीं लिखा है, ठीक है, ओल्ड आइटम्स ये गलत लिख दिया है इसमें। पुरानी वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर दिया जाने वाला कमीशन, ये लाइन है इसकी, वो इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहां शामिल किया जाता है क्योंकि यह कारक सेवाओं का पुरस्कार होता है, याद रखेंगे इसको, वहां थोड़ा सा लाइन गड़बड़ है, ठीक है। दूसरा, शेयर तथा बॉन्ड की बिक्री खरीद पर दी जाने वाली दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह कारक सेवाओं का पुरस्कार होता है। शेयर और बॉन्ड की खरीद या पर दी जाने वाली दलाली को भी क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अचानक से प्राप्त आय, विंडफॉल गेन्स, जैसे लॉटरी से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके फलस्वरूप कोई मूल्य वृद्धि नहीं होते हुए दिखाई देती है। इसी प्रकार पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन से प्राप्त आय को भी कारक आय में शामिल नहीं माना जाता है। कैपिटल गेन को भी कारक आय में शामिल नहीं माना जाता है, और अचानक से प्राप्त आय को भी इसमें शामिल नहीं माना जाता है। इस बात को दिमाग में रख लेना बहुत अच्छी तरह। जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके आरोपित किराए को कारक आय के एक घटक के रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके आरोपित किराए को, ठीक है, जो कारक आय के एक घटक के रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। याद रखना, ये सारे फैक्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखकर चलना है, ठीक है। स्व उपयोग के लिए उत्पादन के अनुरूप अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है।
प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के अनुरूप अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है, क्योंकि इसीलिए इसको क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, याद रखें। ठीक है, निगम कर, लाभांश तथा अवितरित तीनों ही निगम लाभ के घटक होते हैं। एक बार राष्ट्रीय आय के आकलन में लाभ को शामिल किया जाता है तो इन घटकों में से किसी को भी अलग से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, याद रखेंगे इस बात को भी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आयकर कर्मचारियों के पारिश्रमिक से दिया जाता है, इसे अलग से राष्ट्रीय आय के अनुमान में जोड़ा नहीं जाना चाहिए, इस बात को भी दिमाग में लेकर चलना है। ठीक है, नगद तथा किस्म के रूप में दी जाने वाली मजदूरी तथा वेतन और कर्मचारियों के मालिक द्वारा सामाजिक सुरक्षा योगदान कर्मचारियों के पारिश्रमिक के घटक हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक को राष्ट्रीय आय में शामिल करने वाले पर इन घटकों में से किसी को भी अलग से राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, याद रखेंगे इन सब कॉन्सेप्ट को। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि नगद या किस्म के रूप में दी जाने वाली मजदूरी तथा वेतन और कर्मचारियों के लिए मालिक द्वारा दिए गए सामाजिक सुरक्षा योगदान के पारिश्रमिक के घटक हैं कर्मचारियों के पारिश्रमिक को। ठीक है, राष्ट्रीय आय में शामिल करने पर इन घटकों में से किसी को भी अलग राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखिएगा कि अगर भाई, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये इसकी लाइन को समझिएगा, कोई व्यक्ति है और अगर उससे आय सृजित कर रहा है, अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है। ठीक है, अगर वो उत्पादन करता है और आय का सृजन हो रहा है, मतलब वो बेच देता है स्व उत्पादन की वाली वस्तुएं, तो उसको राष्ट्रीय आय में फिर हम शामिल कर लेंगे, उस तरह से चीजें दिखाएंगे। तो अब देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं उसको यहां समझते हैं। आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? हस्तांतरित आय को शामिल किया जाता है? नहीं। लॉटरी से प्राप्त आय को? नहीं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यही इसका एक तरह से क्या होगा, पारिश्रमिक, सी होगा। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय, ठीक है, प्राप्त आय को नहीं, वहां पर केवल और केवल क्या है, याद रखना, पुरानी बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, उस वर्ष में ही शामिल की जाती है जिस वर्ष में वो पैदा हो चुकी। हाँ, ब्रोकरेज को यहां पर क्या है कि शामिल करते हैं, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आय विधि, राष्ट्रीय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ब्याज आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? ब्याज आय में, यही एक तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था ब्याज आय में, तो इसका भी क्या हो, उपभोग उद्देश्यों के लिए लिए गए ऋण पर दिया गया ब्याज, इसको शामिल नहीं किया है। ठीक है, उपभोग उद्देश्य के लिए अगर लिए गए ऋण है उसके लिए नहीं शामिल किया जाता है, सी। ठीक है, आय विधि में केवल उत्पादक विधियों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। उत्पादन इकाई को ऋण देने वाले ब्याज और उद्यमियों द्वारा प्रदान किए गए धन पर ब्याज, ये उत्पादक गतिविधियों से संबंधित है और राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो इस बात को एक तरह से, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना कि आय विधि में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? कौन सा घटक शामिल नहीं होता है, फटाफट बताइएगा। यहां कौन सा घटक? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर शामिल नहीं होता है, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यहां ये तो है ही, नेशनल इनकम में लाभ भी है, अवितरित प्रॉफिट की भी बात हो गई। या राष्ट्रीय आय, आय विधि के तहत राष्ट्रीय आय की गणना का सूत्र क्या है? ठीक है, WRP और प्रॉफिट आई। ठीक है, या बाई पर से याद रखिएगा, हमारा तो सूत्र है ही ना, बाई पर। वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कौन सा आ रहा है, बेसिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, बेसिस। ये चार चीजें याद रखना है। गणना की विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए चार चीजों की प्रयोग करते हैं। ठीक है, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय स्वनियोजित व्यक्तियों जैसे डॉक्टर या वकील की आय को किस श्रेणी में रखते हैं? मिश्रित आय के रूप में रखते हैं। किस रूप में रखते हैं? मिश्रित आय के रूप में रखते हैं। ठीक है, तो
यही इसका मेन आंसर होगा। तो हमारे ये रहे आपके क्वेश्चन, और ये रहे आपके क्वेश्चन, तो इनको हमने बड़े आसानी से यहाँ समझाया है। देखिएगा क्या इसमें आपकी गलतियां हो रही थी, किस तरह से गलतियां आप सुधारेंगे, उस पर विचार करते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कल 9:30 बजे। गुड नाइट, वंदे मातरम।